Radhe Radhe and welcome in Subodh Infinite Education. Today we discuss dengue और डेंगू। तो एमएसएन का ये लेक्चर है। तो भैया हम सोच रहे हैं कि ऐसा करते हैं कि इम्पोर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो आपके एमएसएन में करवा देते हैं। क्यों? पहली बात तो इम्पोर्टेंट है और सेकंड थिंग्स सिलेबस बहुत लेंथी है, टाइम बहुत कम बचा है। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं डेंगू, जिसे हिंदी में डेंगू बोलते हैं और इंग्लिश में इसका जो उच्चारण होता है वो होता है डेंगी। कम्युनिकेबल डिसऑर्डर है, मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज और डिसऑर्डर। इसका टॉपिक है डेंगू, जो कि आपके 3 बार पूछा गया है, 2009 में, 2010 में और 2011। लगातार 3 साल में क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम सीरीज आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम कम्युनिकेबल डिसऑर्डर है इस वाले चैप्टर को या यूनिट को कंप्लीट करवाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए थे और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज का जो फर्स्ट लेक्चर है आपका वो है डेंगू। वैसे कम्युनिकेबल के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है। कौन सा पढ़ा था हमने? डायरिया पढ़ा था। ठीक है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं डेंगू के बारे में। तो जैसा आप सब जानते हैं, डेंगू का एक तरीका का फीवर है। डेंगू इज ए फीवर। डेंगू का एक फीवर है। ये आपके एक मॉस्किटो है, मच्छर। स्टार्ट करते हैं डेंगू के बारे में। तो फर्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले, इंट्रोडक्शन। डेंगू फीवर इज एन acutely infection disease characterized by episode of saddleback fever, muscle pain and arthralgia। अब सर सैडलबैक फीवर क्या होता है, पहले तो ये बता दो आप। मसल पेन हमने आ गया समझ में, और एक ये आर्थरालजिया क्या होता है, ये दोनों आप डिस्कस कर दो। ये क्या होता है? करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। पहला है सैडलबैक फीवर। सैडलबैक फीवर से क्या समझते हो आप? तो सैडलबैक फीवर से ये समझते हैं कि एक बार फीवर आया, सैडलबैक मतलब 2 बार आता है फीवर। एक बार फीवर आया, फीवर गया और वापस से आ गया। मतलब हिंदी में बताया तो एक बार कोई जिसके डेंगू हुआ है उसके एक बार फीवर या बुखार आया, फिर बुखार उतर गया और फिर वापस बुखार आ गया। तो ये होता है सैडलबैक, यानी कि आया और गया, एक बार बुखार उतरा और उसके बाद में वापस से आ गया। तो ये हो गया सैडलबैक फीवर। ठीक है, मसल पेन समझ गए सर। आर्थरालजिया और बता दो सर। आर्थरालजिया का मतलब होता है जॉइंट पेन। कौन सा पेन? जॉइंट पेन। अब जॉइंट पेन का मतलब यह है कि एक से अधिक जॉइंट पेन, वन और मोर, जो आपके या सभी के, हमारे सभी के जॉइंट्स है, वो एक से अधिक जॉइंट से वो पेन करे, वो आपके क्या कहलाता है? आर्थरालजिया कहलाता है। ठीक है सर, गॉट इट। आगे चले। नेक्स्ट आता है कॉजेटिव एजेंट। जो डेंगू है या डेंगू है, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, किस कारण से ये डेंगू है डेंगू है वो होता है, डेंगू फीवर क्यों होता है, कारण क्या है इसका? तो सबको पता है कि भाई मच्छर खाता है और मच्छर की वजह से डेंगू हो जाता है। तो मच्छर तो एक क्या है? मच्छर तो एक ट्रांसमिट का एक साधन है। कौन सा मच्छर? एडिस। एडिस मच्छर होता है। लेकिन एडिस मच्छर खाता है तो क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या है, एक डेंगू वायरस है, वो उसको ट्रांसमिट करता है। तो कॉजेटिव एजेंट क्या हो गया? डेंगू या डेंगू वायरस एंड ट्रांसमिटेड थ्रू एडिस मॉस्किटोस। एडिस मच्छर इसको क्या करता है? ट्रांसमिट करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 3 से 14 दिन। अब सर ये तो पता चल गया इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 3 से 14 दिन। लेकिन ये इंक्यूबेशन होता क्या है?
ये भी तो देखे, जरूरी थोड़ी हम बस रट्टा मारेंगे। होता क्या है समझेंगे। इंक्यूबेशन क्या होता है? इंक्यूबेशन मतलब होता है जब डिजीज हुई, जब ये एडिस मच्छर है, एडिस मॉस्किटो है, ये मच्छर ने हमें काटा, हमें क्या, किसी भी पेशेंट को, किसी भी जो भी इससे सफर कर रहा है उसको, उसने क्या है, एडिस मच्छर ने उसको काटा, उसके कितने दिन बाद उसमें सिम्टम्स है वो दिखने को मिलते हैं, कितने दिन बाद उसमें जो लक्षण है, सिम्टम्स है, वो देखने को मिलते हैं, तो वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड। जब सिम्टम्स एपियर होना स्टार्ट कर जाए, जो कितने दिनों में एपियर हो रहे हैं, मच्छर के काटने के कितने दिन में वो अपियर हो रहे हैं, वो होता है आपके पास इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसमें कितने दिन में होता है? 3 से 14 दिन में। जैसे मच्छर आज काटा तो 3 से 14 दिन में उसको जो सिम्टम्स है या लक्षण है वो देखने को मिल जाएंगे, वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड। समझ गए? यस सर, समझ गए। आगे चलते हैं। आगे है अपने पास मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सर आपने बताया पॉजिटिव एजेंट बता दिया आपने, भाई इसके कारण होता है। ट्रांसमिट कैसे होता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की हम बात करें तो ये होता है आपके पास बाइट ऑफ इन्फेक्शन मॉस्किटोस, यानी कि जो एडिस मच्छर है उसके पास जो भी क्या है, डेंगू वायरस है, डेंगू वायरस को जो ट्रांसमिट करता है, तो एक तो वो क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो बाइट ऑफ इन्फेक्टेड या इन्फेक्शन मॉस्किटोस, पहली बात। दूसरा है आपके पास वर्टिकल ट्रांसमिशन। अब आप कहोगे सर पहला पॉइंट तो मैं समझ में आ गया, बाइट ऑफ इन्फेक्शन मॉस्किटो, मच्छर ने काट लिया, समझ लिया कि भाई डेंगू हो गया। लेकिन वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या है सर? तो वर्टिकल ट्रांसमिशन ऐसा है जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ, एक मदर से उस बेबी में क्या हो, कोई भी डिजीज है वो ट्रांसमिट कर जाए, तो वो कहलाता है वर्टिकल ट्रांसमिशन। तो जब प्रेग्नेंट लेडी है उसके डेंगू है, तो उससे क्या हो, उसमें जो भी बच्चा हो रहा है, उसका बेबी बोर्न हो रहा है, जिसका भी बर्थ हो रहा है, बेबी बर्थ, उसमें क्या हो जाए, डेंगू या डेंगू, तो ये होता है वर्टिकल ट्रांसमिशन। मतलब पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ये क्या कहलाता है, वर्टिकल ट्रांसमिशन। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास रिस्क फैक्टर। भाई मैंने आपको जब फर्स्ट अपने एमएसएन की फर्स्ट क्लास हुई थी तब मैंने आपको बताया था, फर्स्ट क्लास से क्या मतलब, अडल्ट हेल्थ नर्सिंग की जो एमएसएन की फर्स्ट क्लास हुई थी, किसकी हुई थी, हाइपरटेंशन की। उसमें मैंने बताया था कि कैसे डिजीज को, कैसे एक पर्टिकुलर डिजीज को हम डिस्कस कर रहे हैं एमएसएन में। सबसे पहले क्या लेंगे, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन हो गया, टाइप हुआ तो टाइप हो गया, पॉजिटिव एजेंट हो गया, इंक्यूबेशन पीरियड हो गया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया, फिर रिस्क फैक्टर हुआ। ठीक है। रिस्क फैक्टर के बाद में क्या, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइन एंड सिम्टम्स, फिर डायग्नोस्टिक, कैसे हम उसको डायग्नोस करें, डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। उसके बाद में टेस्ट के बाद में जो मैनेजमेंट हुआ। ठीक है। इस तरीके से एक सीक्वेंस में किसी भी डिजीज को हम डिस्क्राइब या डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है। वो मैंने आपको हाइपरटेंशन की जो क्लास है उसमें बता दिया था, जाके देख ले। तो यहां भी बता दिया है वापस से। तो हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। रिस्क फैक्टर क्या होता है? रिस्क फैक्टर, भाई रिस्क फैक्टर होता क्या है? रिस्क फैक्टर मतलब कि कैसे, क्या क्या कारण है इसके ज्यादा फैलने के। भाई मान तो लिया हमने कि मॉस्किटो खाया है, मच्छर है उसने काटा है, लेकिन कारण क्यों है, क्यों काटा, कैसे काट लिया? तो पहला तो हो गया सब स्टैंडर्ड हाउसिंग। सब स्टैंडर्ड हाउसिंग, सॉरी ये सेकंड यहाँ पे आ गया, थर्ड यहाँ पे आ गया, कोई बात नहीं, नंबर से क्या मतलब है, पढ़ना है अपने को। तो पहला क्या आ गया, सब स्टैंडर्ड हाउसिंग। अभी बताऊंगा क्या होता है इसका मतलब। पुअर सैनिटेशन, ओवर क्राउडिंग और इम्प्रॉपर हाउसिंग हाइजीन। अब इम्प्रॉपर हाउसिंग हाइजीन इसको समझ लिया आपने।
भाई जो हाइजीन है, साफ सफाई है, वो नहीं हो रही है हाउसिंग की। ठीक है, ओवर क्राउडिंग भी समझ गए कि भीड़ ज़्यादा है। तो भीड़ ज़्यादा है तो चांसेस ज़्यादा ही है। कैसे? सपोज दैट एक घर में 15 से 20 मेंबर रह रहे हैं, एक जॉइंट फैमिली है, 15 से 20 फैमिली मेंबर है, वो रह रहे हैं। अब एक को उसमें क्या है कि वो हुआ डेंगू। अब जो डेंगू है तो उसको डेंगू उसके साथ साथ दूसरे की भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पास पास रह रहे हैं। जो मॉस्किटो है, मच्छर है, वो उसके काटने के चांसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसको पास भी मिल गया काटने के लिए, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो एक तो ये चांसेस हो गया। सेकंड, इम्प्रॉपर वो इम्प्रॉपर हाइजीन हो गया। पुअर सैनिटेशन, सैनिटेशन का मतलब साफ सफाई होता है, जो सही ढंग से साफ सफाई ना रखे, मतलब साफ सफाई ना रखे। सब स्टैंडर्ड हाउसिंग, सब स्टैंडर्ड हाउसिंग मतलब कि एक सा हाउस जिसमें सेफ एंड सिक्योरिटी, सॉरी सिक्योरिटी तो क्या, अनसेफ हो, अनसेफ हो वो, जिसमें वही पुअर सैनिटेशन हो, अनसेफ हो, अनहाइजीनिक हो, वो क्या कहलाता है? सब स्टैंडर्ड हाउसिंग कहलाता है। तो हमने ये रिस्क फैक्टर पढ़ ली। ये चांसेस रहते हैं जिसमें कि वो डेंगू है वो ज़्यादा बढ़ने के चांस रहते हैं। ठीक है, ये देखो, ये क्या है? पुअर सैनिटेशन हो गया। पुअर सैनिटेशन, ये देखो यहाँ पे आपके कितना कचरा हो रहा है, कितने अनहाइजेनिक प्लेसेस है, कितने अनहाइजेनिक जगह है। स्लम, जिसे क्या बोलते हैं? स्लम एरिया। ठीक है, स्लम एरिया बोलते हैं इसे। तो इनसे भी क्या है कि जो मच्छर है वो उसके ब्रीडिंग के चांसेस रहते हैं। ब्रीडिंग मतलब पनपने के, पैदा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा आपके जो डेंगू है उसकी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसे साधारण भाषा में या आम भाषा में बोल दो आप, सीधी लैंग्वेज में, साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्या होता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में? डेंगू है उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। तो उसका सबसे पहले तो हो गया एनोरेक्सिया। सबको पता है एनोरेक्सिया का मतलब क्या है? कमेंट कर दें, जिसको पता है कमेंट करें। एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपिटाइट। ठीक है, भूख नहीं लगना भाई। हाई फीवर हो गया, हेडक, सर दर्द हो गया भाई, वीकनेस हो गई। अब कॉन्स्टिपेशन हो गया। कॉन्स्टिपेशन सबको पता है क्या होता है? नहीं निकलना। ठीक है, और एब्डो एब एब्डोमिनल टेंडरनेस। सर एब्डोमिनल तो समझ लिया, लेकिन टेंडरनेस क्या होती है सर? बिल्कुल अभी बताएंगे टेंडरनेस क्या होती है। पहले देख लेते हैं नोजिया, क्या डिस्कस करना है? मैं टेंडरनेस, इसके मार्क कर लो। नोजिया एंड वोमिटिंग पता है सबको, बेचैनी और उल्टी। मसल पेन हो गया, जॉइंट पेन हो गया। अल्टर्ड टेस्ट सेंसेशन, जैसे बोलते हैं ना बीमार हो जाते हैं जब वो टेस्ट है वो बिगड़ जाता है आपके, वो होता है अल्टर्ड टेस्ट सेंसेशन। अब सर टेंडरनेस तो पढ़ लिया, टेंडरनेस होता क्या है? टेंडरनेस का मतलब ये है कि जैसे भी, अब देखो हम बात कर रहे हैं एब्डोमिनल टेंडरनेस की, यानी पेट में टेंडरनेस। तो टेंडरनेस का मतलब क्या होता है? जैसे कि जब हमने किसी भी एरिया को टच किया और वहां पर पेन हुआ, तो वो होता है टेंडरनेस। जैसे हमने अपना जो एब्डोमेन है उसको टच करेंगे तो वहां पे क्या होगा? दर्द होगा, पेन होगा, तो वो कहलाता है टेंडरनेस। नॉर्मल अगर हम टच नहीं कर रहे हैं तो पेन नहीं हो रहा। ठीक है, जब हमने उसको, हमारा जो स्टोमक है, एब्डोमेन है, उसको टच नहीं किया तो पेन नहीं हुआ। लेकिन जैसे हम उसको टच करते हैं और पेन होता है तो वो कहलाता है टेंडरनेस। ठीक है, ठीक है भाई। तो क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गए? एनोरेक्सिया, भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपिटाइट,
हाई फीवर हो गया, हेडेक हो गया। अब मेरे पास एक फ़ोन आया एक दोस्त का, तो बोल रहा है कि यार मेरे से वो बात करती है ना, तो उसका सर दर्द करता है। तो ये नहीं है कि उसको डेंगू है, उसका अलग प्रॉब्लम है। ठीक है, एक दोस्त का फ़ोन आया मेरे पास कि यार वो मेरी बंदी है ना, वो जब भी बात करती है तो उसका सर दर्द करता है। उसका मैटर अलग है। तो यहाँ पे हम ये नहीं लेंगे कि उसको डेंगू है, ठीक है, उसका मैटर अलग है। उसको डेंगू नहीं है, उसको कुछ अलग दिक्कत है। तो ये होता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। फिर आता है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। जैसे हिस्ट्री कलेक्शन हो गया, पेशेंट हिस्ट्री लेते हैं अपन, पेशेंट हिस्ट्री हो गया, फैमिली हिस्ट्री हो गया जैसे, एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। ये देखो प्रिंटिंग मिस्टेक, क्या है एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया। कंप्लीट ब्लड काउंट जिसे बोलते हैं CBC, ठीक है। एलिवेटेड बन क्या है सर? बन है ब्लड, यूरिया, नाइट्रोजन। इसका मतलब है कि जब ये एलिवेटेड BUN हो जाए, क्या हो जाए? एलिवेटेड BUN यानी कि इंक्रीज्ड हो जाए, तब क्या होगा? उसका मतलब है कि किडनी है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, किडनी आर नॉट प्रॉपर वर्क, ठीक है। एलिजा टेस्ट, इनसे हम क्या है कि उसको डायग्नोस कर लेंगे कि भाई इसको डेंगू है। अब जैसे मैंने अभी बताया आपको एग्जांपल कि उसकी बंदी है वो बात नहीं कर रही उससे, सॉरी बात क्या मतलब उसका सर दर्द कर रहा है, हेडेक हो रहा है उसका उससे बात करने पर। तो ये नहीं कि आप उसको ये सब टेस्ट करवा दो कि भाई हेडेक हो रहा है तो डेंगू वगैरह हो टेस्ट करवाओ, उसका अलग मैटर है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट करें हम? डेंगू से बचने के लिए हम क्या क्या करें, क्या मैनेज करें? एक तरीके से पहले हम देख लेते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि एक नॉर्मल हम क्या कर सकते हैं। भाई नर्स वगैरह तो क्या करेंगी, क्या नहीं करेंगी, लेकिन जो पेशेंट है, पेशेंट क्या करे वो हम बाद में देखेंगे प्रिवेंशन के लिए। पहले देख लेते हैं हम नर्सिंग मैनेजमेंट। तो फर्स्ट आता है आपके पास एनकरेज द पेशेंट टू ओरल फ्लूइड, जैसे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये क्या है? सबने देखा है भाई, नाम से नहीं पता चला तुम्हें, ORS। पेशेंट को ORS देंगे हम, प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग्स, एडमिनिस्टर पैरासीटामोल, PCM। फीवर है तो PCM दो भाई, PCM एडमिनिस्टर करो। रूट वगैरह आपको जो अब IV देनी है या ओरल देना है तो वो आपके फिजिशियन है वो डिसाइड करेंगे। थर्ड हो गया एनाल्जेसिक्स एंड सेडेटिव्स टू रिसीव द पेन एंड डिस्कम्फर्ट। ये क्या होता है? ये होता है पेन किलर। एनाल्जेसिक क्या होता है? पेन किलर। एंड सेडेटिव्स, सेडेटिव्स क्या होता है? सेडेटिव्स संतोष प्रद, यानी कि पेशेंट को क्या कर दे? शांति प्रदान कर दे, उसे नींद आ जाए। नशे नशे वाली जो दवाइयाँ होती है ना वो, तो ये हम उसको देंगे। जैसे कि एग्जांपल क्या हो गया? पेन किलर जैसे डाइक्लोफेनिक हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, टर्माडोल हो गया, ठीक है। ये एक कॉमन जो मेडिसिन है वो पेन टू रिसीव द पेन, सॉरी यहाँ पे रिड्यूस आएगा, ये रिसीव नहीं है, ये क्या है? रिड्यूस, कम कर दे, रिड्यूस पेन एंड डिस्कम्फर्ट, ठीक है। और फोर्थ इज एडमिनिस्टर IV फ्लूइड, जो भी IV फ्लूइड है वो प्रिस्क्राइब करे, वो हमें IV फ्लूइड उसको प्रोवाइड करवाना है या एडमिनिस्टर करना है, ठीक है। ये होता है मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी? प्रिवेंशन। अब भाई ये तो बात हो गई नर्स वगैरह ने, तो डॉक्टर वगैरह है, जो नर्सिंग स्टाफ है या जो मेडिकल स्टाफ है, उन्होंने तो हमें कर दिया, प्रोवाइड कर दिया केयर। लेकिन हम हमारे लेवल पर पेशेंट के लेवल पर क्या करें?
तो पेशेंट है, पेशेंट के लेवल पर क्या करेंगे, पहला आता है यूज ऑफ मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी। भाई मच्छरदानी का यूज ले जिससे मच्छर ना आए और काटे नहीं। सेकंड, वियर लॉन्ग स्लीव्स क्लॉथ, जो फुल आस्तीन के जो कपड़े होते हैं कैसे होते हैं, ये देखो, ऐसा नहीं पहने ऐसा पहने, ठीक है, जिससे कि बच सको मच्छर काटने से। अब यहाँ पे कोई प्रमोशन या कपड़ों की दुकान तो है नहीं, ठीक है, जो मैं आपको डिज़ाइन दिखा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, जिससे कि समझने में आसानी और बोरिंग ना लगे आपको, ठीक है। तो ऐसे कपड़े ना पहने, कपड़े पहने ऐसे। टी शर्ट शर्ट की बात नहीं चल रही, फुल स्लीव्स की बात चल रही है, फुल आस्तीन वाले कपड़ों की, ठीक है। थर्ड है एरोसोल एंड लिक्विड स्प्रे हैज टू बी अप्लाइड डायरेक्टली टू अडल्ट मॉस्किटो फॉर इफेक्टिव किलिंग। क्या समझे इससे, समझ तो गए सर कि एरोसोल और लिक्विड स्प्रे वो उस पर हम पेशेंट पर अप्लाई कर दें, लेकिन एक एग्जांपल दे देते तो मज़ा आ जाता सर। मज़ा आएगा आपको, बिल्कुल आएगा। गुड नाइट का नाम सुना है, गुड नाइट का, ऑल आउट का, जो हिट होता है, काला हिट, लाल हिट, तो वो सभी क्या है, इसके एग्जाम्पल है। और भी बहुत कुछ है जो हम घर में उसको अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ आता है आपके पास कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग। ब्रीडिंग मतलब कि पैदा होने से ही कंट्रोल कर लो उसको, मच्छर के पनपने से ही आप उसको क्या है कंट्रोल कर लो। कैसे करें हम सर कंट्रोल, कंट्रोल ऐसे करो, पानी भर रहा है, जैसे कि इसको देखो, छत के ऊपर है, जो छत के ऊपर पानी था एक्स्ट्रा गंदा पानी, उसको निकाल रहा है, जिससे कि मच्छर की जो ब्रीडिंग है, मच्छर पैदा ही ना हो, ठीक है। ये हो गया आपके पास। कूलर वगैरह है उसकी साफ कर लो, पानी ना ज़्यादा टाइम तक ना भरा रहे। टायर हो गया, ठीक है, डस्ट वगैरह हो गई, टंकी हो गई, तो ये सभी आप अपने लेवल पर कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट वन इज कीप डोर एंड विंडोज क्लोज, खिड़की दरवाजे बंद रखें, इससे मच्छरों के साथ साथ और भी आपको फायदा रहेगा, चोर वगैरह का। एंड लास्ट टॉपिक इज कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस मतलब कि क्या है, कॉम्प्लिकेशन से क्या समझ रहे हो आप, कॉम्प्लिकेशन से ये समझ रहे हैं सर कि जो डेंगू है वो उसके क्या क्या और अधिक चांसेस रह सकते हैं जो आगे चलकर दूसरी बीमारी में कन्वर्ट हो सके। यानी डेंगू से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो वो होता है आपके पास जॉइंट पेन, आर्थराइटिस और हेमरेज। हेमरेज तो सर ये तो समझ में आ गया दोनों। तो हेमरेज क्या होता है, हेमरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग। क्या होता है, ब्लीडिंग ड्यू टू डैमेज ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, डैमेज ऑफ ब्लड वेसल्स, ये होता है हेमरेज। कंप्लीट, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अब तो कुछ बचा है नहीं। ये डेंगू है, जो डेंगू हमने पढ़ लिया। क्यों होता है डेंगू, डेंगू वायरस के, क्यों, डेंगू वायरस के कारण, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 3 से 14 दिन, ठीक है। तो ये आया था आपके 2009, 2010 और 2011 में। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो हम फर्स्ट टॉपिक है वो आज कंप्लीट कर चुके हैं। अगले दिन नए लेक्चर आएगा, कम्युनिकेबल डिसऑर्डर हम पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे सारी यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। तो मिलते हैं नए लेक्चर में, कमेंट जरूर करें कैसा लगा, ठीक है। राधे राधे।